हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में सक्रियता श्रेणी के बारे में बताने वाला था, मगर उस वक्त शायद मैं नहीं बता पाया, तो पहले इसको क्लियर कर देता हूँ कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो मैंने वहाँ भी बताया था, इसके बारे में छोटी सी परिभाषा बोला था मैं कि जब धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में, आरोही अवरोही का मतलब ध्यान रखना फ्रेंड, कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, किसी के दिमाग में आ रहा है ये अलग अलग कलर्स में लिखने के पीछे, तो इसके पीछे कारण बता देता हूँ फ्रेंड्स। इनको 3 श्रेणी में रखा गया है: सबसे ज़्यादा क्रियाशील, मध्य क्रियाशील या कम क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील। तो इसमें ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुओं में कौन से आते हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु मानी जाती है, और ये सबसे कम क्रियाशील धातु मानी जाती है। तो आप परिभाषा सिर्फ इतनी सी पूछ ली जाती है, ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। और ये सक्रियता श्रेणी फ्रेंड्स आप याद भी रखना, क्योंकि बहुत सारी जो विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ी है, वहाँ पर इनके आधार पर ही होता है, ताकि भाई सोडियम जिंक से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये सोडियम क्या कर सकता है? इस जिंक को वहाँ से विस्थापित कर सकता है। ठीक है। मैग्नीशियम क्या है? इस फेरस से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये फेरस को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है। लेड इससे मरकरी से ज़्यादा क्रियाशील है, तो इस मरकरी को विस्थापित कर सकता है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है। तो सक्रियता श्रेणी कि जब धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम क्या कहेंगे? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, अपना मेन टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना मेन टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ऑक्सीकरण और अपचयन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें डिफरेंस के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित भी किया जा सकता है, या फिर इसकी समीकरण एक रेडॉक्स अभिक्रिया जो इन दोनों से मिलकर बनी है, वो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं पहले तो ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर। इस ऑक्सीकरण अपचयन को ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उपचयन व अपचयन में अंतर। उपचयन व अपचयन में अंतर, ऑक्सीकरण की जगह उपचयन भी बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो मैं आपको डिफरेंस के साथ साथ कि परिभाषा किस प्रकार हम बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में वो भी बताता चलूँगा। जैसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से इस तरीके से लिखूंगा, फिर बाद में हम शॉर्ट नोट्स टाइप भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। मैं पूरे लेसन की आपको नोट्स की PDF भी देने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, ताकि आप इजीली नोट्स वहाँ से लिख सकते हो। तो ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन का योग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन की अगर बात की जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, तो इसमें तो हम क्या लिख सकते हैं? C+ कार्बन प्लस O2, तो इधर क्या बन गया? CO2। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग। ये समीकरण पूछी भी जा चुकी है, 2015 में भी पूछी जा चुकी है कि कोयले के दहन की समीकरण, ये क्या है फ्रेंड्स? कोयले के दहन की समीकरण है, और ये समीकरण देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें 2 अभिक्रिया है, एक तो हो रहा है ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इस वजह से हमने इसका एक नाम तो क्या देंगे हम इसको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है साहब। दूसरी, 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है। तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें ऑक्सीकरण और संयोजन दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, और ये कोयले के दहन की समीकरण है। ठीक है फ्रेंड। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। देन सेकंड, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऋण विद्युतीय तत्व का
योग, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण, और जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे क्या कहेंगे, ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है उसे ऑक्सीकरण, और जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो अंतर। तीसरी अगर हम बात करते हैं कि जिसमें क्या हो हाइड्रोजन की कमी, अब यहाँ पे क्या है कमी। अब इस परिभाषा को हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हम परिभाषा केवल हमसे कहा जाए ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए तो हम क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व का तो योग होता है परंतु हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरफ अगर चलें तो अब अपोजिट आ जाएगा इधर हाइड्रोजन का योग, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है परंतु हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम क्या कहेंगे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, धन विद्युतीय तत्व की कमी और इधर धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है तथा हाइड्रोजन में धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, अगर आप परिभाषा बोलना चाहो तो। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है तथा हाइड्रोजन में धन विद्युतीय तत्व का योग होता है उसे हम क्या कहेंगे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो और एक और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो कमी हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या में अगर कमी हो रही है तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो क्या कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आपके ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर, और इसमें आप परिभाषा बना सकते हो इजीली कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है तथा हाइड्रोजन में धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अंतर में भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको इसके नोट्स रूप में, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से ताकि इजीली आपकी समझ में आ जाए, हम इसको नोट्स में थ्योरी में लिखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उस ऑक्सीकरण, इसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है, इस तरीके से हम इसमें बात करेंगे। अब हम फिलहाल बात करते हैं इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया कई बार पूछी जा चुकी है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए हम एक सिंपल सा इसमें उदाहरण, मैं आपको यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ सिंपल सी, +H2 = Cu + H2O। अब फ्रेंड्स रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहती है, कि आपसे पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर कई बार हमें समीकरण दी जाती है, यही समीकरण ज़्यादातर दी जाती है पेपर में, आपकी बुक में भी यही है कि, और पूछ लिया जाता है कि इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, इसका नाम बताइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्टली होती क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलती है उसे हम क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेंड्स हो सकता है जो स्टूडेंट आगे क्लास में पहुंच गए उनको हो सके बहुत ही सिंपल सी चीज़ लगे, मगर जो बेसिक है वो बेसिक चीज़ यही है। तो हो सके तो आप आपके जो छोटे बहन भाई और जो भी 10th क्लास लेवल 10th 9th क्लास लेवल के हैं आप उनको शेयर करें, उनकी बहुत काम में वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ये ना सोचें कि बेसिक चीज़ें हमें पता है, क्योंकि मोस्टली जिनको आता है उनके लिए तो आसान है, मगर जिनको नहीं आता है उनके लिए मुश्किल है। तो आप हो सके तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। तो Cu + H2 = Cu + H2O, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात करी ऑक्सीकरण और अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलती हो उसे हम क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है और अपचयन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ तो क्या है CuO, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया ख़त्म, ऑक्सीजन क्या हो गया कम हो गया यहाँ पर। तो हमने अभी पहले बात करी थी अंतर में, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उससे क्या कहेंगे हम अपचयन।
तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे आकर ऑक्सीजन का योग हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई उसका तो हो गया अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का योग हुआ वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया सम्मिलित है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीकारक, एक तो होता है ऑक्सीकारक, कि ऑक्सीकारक क्या होता है, और एक होता है अपचायक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो क्या है, अपचायक। जैसे यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो ये तो किसका काम करेगा, अपचायक का। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे तो हम क्या कहेंगे, अपचायक। ठीक, और जिसका अपचयन होता है, जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। अपोजिट याद रखना है आपको, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके रेडॉक्स अभिक्रिया तक वाला टॉपिक अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट इसके आगे हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट इसके जो भी टॉपिक है, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी कोचिंग नहीं जा सकते हैं चाह कर भी, और उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो आप उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।